नमस्कार, हिंदुस्तान ई-विमर्श डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। ई-विमर्श के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ रहे हैं केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। अर्जुन जी, बहुत स्वागत आपका ई-विमर्श में। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। बिल्कुल अर्जुन जी, जिस तरीके से हम लॉकडाउन से निकल करके अनलॉक 1 में चले गए और उसके बाद धीरे धीरे जो गतिविधियां हैं वो शुरू हो गई हैं। एक तरफ हम लॉकडाउन में थे, सख्ती से हमने पालन किया, लेकिन अब चूंकि अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, रोजी रोजगार को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि हम वहीं थम के नहीं रह सकते, आगे बढ़ना होगा। कोरोना इतनी जल्दी हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है, तो इसको साथ लेके सावधानी बरत करके और अब आगे बढ़ने की कोशिश हमें करनी होगी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त अनलॉक 1 में ढील दिया गया, उसके बाद केसेस भी लगातार सामने आते चले गए हैं, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई अब हम वापस रिकवरी की ओर बढ़ चले हैं? कोरोना को साथ लेकर के इसको भी मात देना है हमें और अब अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करना है, रोजी रोजगार को भी हमें दुरुस्त करना होगा। देखिए प्रिया जी, आपने ठीक कहा, रोजी रोजगार का विषय था, लेकिन एक बड़ा विषय ये था कि जब हमने लॉकडाउन किया उस समय हमारे पास हेल्थ के सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर कोरोना वायरस को डील करने के लिए कम थे। और जैसे जैसे हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया, डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल बढ़ाए, टेस्टिंग फैसिलिटी बढ़ाई, इंस्टीट्यूट क्वारंटाइन सेंटर बढ़ाए, तो उसके बाद अनलॉक डाउन अगर फर्स्ट अपन करते हैं और जनता भी आती है तो जनता को ये कहा जाता है कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, फेस कवर आप पहन करके चलें। तो पहले ये था कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और अब ये है कि सतर्क रहिए और सुरक्षित रहिए। ये थोड़ा फर्क है। और ये भी जो आपने रोजी रोटी और ये व्यवस्थाएं, ये भी एक कारण था, लेकिन ये बड़ा कारण था कि अब हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है। कोई अगर बीमार पड़ता है तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, मोदी सरकार पार्ट 2 का 1 साल भी पूरा हो गया है और तमाम योजना बताई गई कि क्या कुछ इसमें हुआ, लेकिन आपके मंत्रालय द्वारा इस 1 साल में क्या कुछ बड़ी योजनाएं चलाई गई हैं? सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही आपके मंत्रालय की भी? आप कैसे देखते हैं इस 1 साल को? देखिए, ये जो 1 साल है वो ऐतिहासिक है ही। 370 से लेकर श्री राम मंदिर निर्माण और सीए और आपका 3 तलाक समाप्त जैसे मुद्दे, साहसिक और ऐतिहासिक फैसले तो महत्वपूर्ण है हमारा मोदी जी का कालखंड 1 साल। लेकिन अगर मैं मेरे मंत्रालय की बात करूं तो कार्बन एमिशन को कम करने के लिए इस पिछले 1 साल में ई व्हीकल को हमने बहुत प्रमोट किया है। और ई व्हीकल को जब हमने प्रमोट किया है तो आप देखिए कि बड़े बड़े शहरों में बसें भी आई है, ई व्हीकल के प्रति जनता की जागरूकता भी बढ़ी है, और ये जो चार्जिंग स्टेशन भी लगे हैं। कुछ हमने ऐसे रूट हैं जिनको डेजिग्नेटेड कर दिया है कि यहाँ 100% आपको थोड़ी थोड़ी दूरी में भी चार्जिंग स्टेशन मिलेंगे, जैसे दिल्ली चंडीगढ़, ऐसे साउथ के भी कई रूट हैं। तो ये मुझे लगता है कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए हमारा मंत्रालय की बड़ी पहल थी, जो बड़ी उपलब्धि के रूप में मानी जाएगी। बिल्कुल। और इस बीच देखिए, आत्मनिर्भर बनाने की भी बातें सामने रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का भी अनाउंस किया गया, सहायता दी गई है। आपका मंत्रालय इस संकल्प की सिद्धि के लिए क्या योजना बना रहा है? किस तरीके से आगे इसमें आप लोग काम करने वाले हैं ताकि आत्मनिर्भर भारत में आपका मंत्रालय भी योगदान दे सके, आप भी योगदान कर सके? देखिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान अपना आप में बहुत महत्वपूर्ण पैकेज है। घोषणा होने के बाद हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के 2 एसोसिएशन है, श्याम और एक्मा। दोनों एसोसिएशन के वरिष्ठ पदाधिकारियों से हमारी बात हुई और उनसे बात होने के बाद जो हमें समझ में आया कि ये धरती पे जल्दी उतरना चाहिए, तो एनबीएफसी सेक्टर जिसमें लिक्विडिटी उपलब्ध कराने का एक बहुत बड़ा विषय था, बीच में स्ट्रेस में आ गए थे जी। तो एनबीएफसी सेक्टर में जो लिक्विडिटी इस आत्मनिर्भर भारत अभियान में उपलब्ध हुई है, इससे निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर में डिमांड जनरेट होगी। और जैसे आप आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात कर रहे हैं, एमएसएमई सेक्टर में भी लिक्विडिटी बढ़ रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसका एक्स्ट्रा 2 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। ये जो लिक्विडिटी आएगी ये डिमांड जनरेट करेगी, हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर तेजी से आगे बढ़ेगा।
बिल्कुल। और देखिए, अब एक तरफ हम रोजगार देने की बात भी कर रहे हैं, किस तरीके से बाहर की जो कंपनियां हैं वो भी इच्छुक हैं, बाहर से प्लांट समेट करके हिंदुस्तान की तरफ वो देख रही है। लेकिन इस बीच एक ये भी सवाल उठा, सरकार की हिस्सेदारी वाले जो भारी उद्योग हैं उनकी अगर हम बात करें तो यहाँ विनिवेश की बात लगातार उठती रही है। और बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें, रिसर्च आंकड़ों पर जोर दे तो मोदी सरकार के जो 6 साल रहे हैं उसमें 23 कंपनियों में विनिवेश हुआ है। इस तरीके की बातें भी सामने आई हैं। तो आगे क्या चरणबद्ध तरीके से योजनाएं हैं, किस तरीके से आप आगे रोजगार के लिए या फिर बड़े प्लान्स के लिए आप लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे, इसको और सफल बनाएंगे? देखिए प्रिया जी, डिसइन्वेस्टमेंट की योजना कोई अभी से नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। कोई यूनिट घाटे में है, लिक्विडेशन में भी जाती है जी। कोई यूनिट लेबर प्रॉब्लम के कारण भी घाटे में आ जाती है। तो ये तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। जहां मैं बात कर रहा हूं कि हम पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज भी देखते हैं, PSUs, और आप देखिए कि इतने PSUs में अच्छा काम हो रहा है। जैसे आप जो डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, जो 23 कंपनियों की, वो तो क्लोजर की श्रेणी में थी लंबे समय से, वो आप छोड़ दीजिए। अब जैसे भेल है, भेल एक हमारा डिपार्टमेंट का PSU है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इसमें भेल में किसी जगह पे जमीन उपलब्ध है, तो हमारी जो चाइना से आने वाली कंपनियां हैं या कहीं और से भी कुछ कंपनियां आ सकती है, या हमारे प्रोफेशनल जो बाहर बसे हुए हैं दूसरे देशों में, वो इस बार इंडिया आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं लगातार। और उसके बाद कुछ प्रोफेशनल जो इंडिया के हैं वो जल्दी पहले बाहर जाते थे, वो 6-8 महीने साल भर रुके। तो ये जो प्रोफेशनल है, टेक्नोक्रेट है, उनको भी हम एक मजबूत आधार देंगे, ये जो MSME जो पैकेज है उसके माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी, PSU में भी, और भेल जैसी इंडस्ट्री में जिसमें जमीन भी उपलब्ध है, वो चाहेंगे तो पर्टिकुलर पोर्शन में अपना कोई प्लांट भी लगा सकते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत अभियान का पर्पज एक ही है कि हमारा रॉ मटेरियल प्रोसेस होकर के ही बाहर जाए, सीधा रॉ मटेरियल बाहर नहीं जाए। ये बहुत बड़ा फैसला है। ऑटोमोबाइल का भी आपने जिक्र किया। इस मंदी की मार में, कोरोना काल में ये सेक्टर भी जो है वो भी मंदी से गुजर रहा है। तो इसको मंदी से उबारने के लिए क्या तैयारी चल रही है, किस तरीके से आपका मंत्रालय इस पे काम कर रहा है ऑटोमोबाइल सेक्टर्स को और मजबूती देने के लिए? देखिए, ऑटोमोबाइल सेक्टर की जैसे मैंने बात की कि 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक श्याम है, एक एक्मा। इन दोनों से हमारी बात हुई है और इन्होंने कहा डिमांड जनरेट करने के लिए आप NBFC को एम्पावर्ड कर दीजिए लिक्विडिटी के मामले में। तो आपने देखा होगा आत्मनिर्भर भारत अभियान में जो NBFC को हमने लिक्विडिटी दी है, उससे निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जान आ गई है। और अभी आउटरीच प्रोग्राम और लगेंगे। आपने देखा होगा RBI ने रेपो रेट भी कम की है, तो इंटरेस्ट का भी लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा मॉरेटोरियम पीरियड को भी उसका भी लाभ मिलेगा, EMI का भी लाभ मिलेगा। ये जो सब लाभ मिलेंगे, इससे निश्चित रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर को फायदा होगा। बिल्कुल, जैसा पहले मैंने भी जिक्र किया है, हम बात कर रहे हैं रोजगार को लेकर के, निवेश ज्यादा से ज्यादा अब हमारे यहाँ हो सके, बाजार हम बन सके एक बड़ा, इस पे हम बात कर रहे हैं। चूंकि चीन में जिस तरीके के हालात थे और कोरोना वायरस को लेकर के चीन की जो संदिग्ध भूमिका रही है, उस पे हर देश सवाल खड़े करता रहा। बड़े बड़े जो प्लान्स है वहां से मूव करते रहे, हिंदुस्तान की तरफ वो देख रहे हैं। ऐसे में ऑटोमोबाइल भी सेक्टर में बहुत ज्यादा हमारे पास स्कोप है, रोजगार से हम लोगों को जोड़ पाएंगे। इसके लिए कुछ तैयारी चल रही है, कुछ ब्लूप्रिंट्स तैयार किए गए, या फिर कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई है, जो इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों से कोई मीटिंग अभी हुई है, कोई बड़ा प्लांट लगाने को लेकर के तैयारी? देखिए प्रिया जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए हैं, वो लगातार इसकी चिंता कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर के जी। और ऐसे ही नौकरशाहों के भी इंपावर्ड ग्रुप बने हैं। कोई प्रोसीजर दिक्कत दे रहा है, हम चार हमारे पैरामीटर हैं जिसमें हम काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, इंपोर्ट बिल को कम करना, किसी भी सेक्टर का इंपोर्ट बिल है उसको कम करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, और MSME सेक्टर को बढ़ावा देना, स्ट्रेंथन करना। इन चारों सेक्टरों पे जहां जहां भी प्रोसीजर आड़े आ रहा है, कोई भी, जैसे कपड़े का एक विषय आया हमारे सामने जी, कि कपड़ा चाइना से सस्ता क्यों आ जाता है, तो जानकारी मिली कि जो वैल्यूएशन होता है यहाँ आने के बाद, जो कस्टम के अधिकारी वैल्यूएशन करते हैं वो मीटर पे करते हैं, और कई ऐसे देश हैं जहां किलो पे वैल्यूएशन होता है। तो ऐसे बहुत से प्रोसीजर में जो खामियां थी उनको दूर करने का ये अवसर है हमारा कोरोना वायरस का कालखंड का,
और इसमें हम तेजी से, आपने जैसे एक एक्शन प्लान की बात करी, लगातार हमारे ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठ करके इस देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारें, हम इंपोर्ट को कैसे कम करें, एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावें, मेक इन इंडिया को कैसे प्रमोट करें, लोकल को वोकल कैसे करें। लोकल को वोकल करने से कई आलोचना का विषय भी कई बार आ जाता है कि क्या ग्लोबल छूट जाएगा। ऐसा नहीं है। जैसे हम कोई घड़ी पहन रहे हैं विदेश, तो उस घड़ी की हम तारीफ करते हैं, लेकिन अगर हमारे देश की बनी हुई घड़ी है उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। इसके लिए है लोकल से वोकल। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं चाइना को लेकर के भी, क्योंकि अब बाजार धीरे धीरे उसका सीमित होता चला जा रहा है और हिंदुस्तान भी लगातार चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने की बातें होती रहती हैं। हालांकि ग्लोबल इंटरनेशनल लेवल पे हमें मार्केटिंग देखना होगा और अपने रास्ते भी हमें तलाशने होंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी। जिस तरीके से चीन है, सवाल खड़े हुए कोरोना वायरस को लेकर के, उसके बाद जो बॉर्डर एरियाज हैं हमारे, अभी लद्दाख की हम बात कर लें या फिर नेपाल को हमारे सामने रख करके जिस तरीके की वो कोशिशें करता रहा है, कुछ सीमा पे विवाद खड़े करता रहा है, अभी बातचीत भी चल रही है लद्दाख को लेकर के, इस पे आप अपनी बात कुछ रखना चाहेंगे, कोई राय रखना चाहेंगे? देखिए, चाइना से जैसे मैंने कहा कि जो हमारा अंडर इन्वेस्टिंग सामान आता है, वो कुछ प्रोसीजर की कमियां थी, उनको दूर हम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, तो निश्चित रूप से हमारा चाइना से जो माल आ रहा था वो कुछ कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लग। फिर भी हमें गेट और WTA के जो एग्रीमेंट है उनको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। उसके बावजूद जो आपने चीन, लद्दाख, नेपाल इसका जिक्र किया, हमारे विदेश मंत्रालय इसके बारे में सब कुछ बोल चुका है। लेकिन एक बड़ा विषय आपने देखा होगा नेपाल में कि एक बार प्रधानमंत्री नेपाल की संसद में जाकर के बोलता है हमारा संशोधित नक्शा ये है, और 2-4 दिन बाद ही वो कहते हैं नहीं, हमने संशोधित नक्शे के प्लान से हट गए हैं, हमने इसको टाल दिया है या विड्रॉ कर लिया है। तो ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव दिखता है साफ साफ। G7 में भारत को सम्मिलित करो जी। अमेरिका का ये प्रयास कि भारत सम्मिलित होना चाहिए G7 में, तो ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव आपको विश्व मानचित्र पर दिखता है साफ साफ, और वो बौखलाहट दिख रही है हमें चाइना की भी। खैर, लेकिन बात करें जिस तरीके से कोरोना वायरस ने भारत में पैर पसारना शुरू किया, लॉकडाउन अनाउंस किया जाता है, 4 चरणों तक हम इसे पालन भी करते हैं, लेकिन इस बीच जो एक तबका है, जो गरीब तबका है या फिर जो मजदूर हैं, प्रवासी हैं, श्रमिक हैं, उनकी घर वापसी की भी तस्वीरें हमें देखने को मिली है। लेकिन इस बीच जितनी मुश्किलें उन्होंने झेली, कई लोगों की जान भी गई, कई लोग परेशान भी हुए। अब ये कहा गया राज्यों की तरफ से कि कोऑर्डिनेशन की कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की तरफ से कमी रही। केंद्र सरकार वक्त वक्त पे आकर के लॉकडाउन तो अनाउंस करती रही और रियायतें भी दी गई धीरे धीरे, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन की वजह से कई सारे आरोप भी लगाए गए कि कमी रही राज्य की तरफ से। आप दोनों के बीच कड़ी का काम करते हैं, केंद्र में भी है, राज्य के हालात को भी आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है, आखिर कहाँ गलती हुई या चूक हुई जिसकी वजह से इतनी परेशानी श्रमिकों को या प्रवासियों को झेलनी पड़ी? क्या वाकई ऐसा है जैसा राज्य कह रही हैं? प्रिया जी, हमारा जो यहाँ कंट्रोल रूम है जी, तो MHA और हेल्थ मिनिस्ट्री ने बनाया है, उसने इतना अच्छा काम किया है। 24/7 आवर्स चला है। कोई भी आदमी, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के आदमी उसमें बैठे हैं, रात को भी फोन करें तो कोई दिक्कत नहीं। कोऑर्डिनेशन की कहीं कमी नहीं थी। विषय ये था कि कुछ राज्यों में कोऑर्डिनेशन की कमी थी। जैसे बसें किसी ने कहा मैं 4000 बसें उपलब्ध है, 400 ही नहीं मिली। किसी ने कहा मुझे 200 ट्रेनें चाहिए, जब कहा भारत सरकार के ले लो तो 22 ही मांगी। तो ये कुछ राज्यों के कोऑर्डिनेशन आपस में कमी रही जिसकी वजह से, लेकिन अब तो मामला करीब करीब कंट्रोल में है, सेटल हो चुका है। जैसे आपने कहा माइग्रेट लेबर का विषय बड़ा बना, लेकिन अब तो रिवर्स माइग्रेट हुआ। अब कुछ, मैं जैसे बीकानेर राजस्थान से आता हूं, अब मुझे फोन करके कहते हैं साहब मुझे वापस सूरत जाना है हमें, क्योंकि हम यहाँ क्या काम करें, हमें तो अल्टीमेटली सूरत के हीरा उद्योग में ही काम करना है। ऐसे कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट लोग थे, कारीगर टाइप, तो वापस जाना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो तेजी से सामान्य होती जा रही है। बिल्कुल। अर्जुन जी, चूंकि अपने गृह राज्य का आपने जिक्र किया, राजस्थान से आप आते हैं और वहां पे शुरू में तो कोरोना काबू में था, लेकिन देखते ही देखते तस्वीर बिल्कुल पलट गई, तस्वीरें अलग दिखने लगी। पहले भील वाला मॉडल की चर्चा भी हो रही थी, फिर जिस तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिली, क्या लगता है कि वहां राज्य सरकार से चूक हुई है? क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जहां पे कोरोना के जो मामले हैं अब बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। देखिए, राजस्थान और बाकी राज्यों का भी विषय आ सकता है। विषय ये रहा था
कि ये कभी कभी, जैसे ये कोरोना जैसी महामारी है, इससे मिलकर लड़ना है केंद्र और राज्य, और मिलकर लड़े भी, लेकिन कहीं न कहीं मशीनरी जो इम्प्लीमेंट करने वाली है वो तुष्टीकरण की नीति, जिसको हम कहते हैं भीलवाड़ा मॉडल, उसके बाद जयपुर में जैसे ही फैला, तो राज्य तो एक ही है ना हमारा, वही भीलवाड़ा मॉडल जयपुर में रामगंज में लागू होना चाहिए, वहां नहीं हुआ। तो ये जो तुष्टीकरण की हमारी नीति है, ये कभी कभी हमें खराब करती है, जिसके कारण ये जयपुर के हिस्सों में, फिर राजस्थान के कई हिस्सों में ये फैला। अब परिस्थितियां काफी नियंत्रण में है और मुझे लगता है कि जल्दी हम कोरोना को परास्त करेंगे। बिल्कुल, देखिए यही तो संकल्प है कि राज्य और केंद्र को मिल करके काम करना है और तभी जाकर के इस तरीके की महामारी से हम निपट सकते हैं। लेकिन इस बीच राजस्थान में एक और चीज हमें देखने को मिली है, सिर्फ राजस्थान नहीं, एक दो और राज्य हैं जहां पे अब इसका प्रकोप दिखा, टिड्डियों का। पाकिस्तान से आए टिड्डियों के दल ने जिस तरीके से हमला किया, खेतों को नुकसान पहुंचाया है, राज्य सरकार मिल करके केंद्र के साथ क्या नीति बना रही है, इस पे क्या काम चल रहा है कि इन्हें रोका जाए, फसलें और खराब ना हो, इसको लेकर के कोई नीति बनाई गई है? देखिए प्रिया जी, इसमें भी राजनीति शुरू हो गई। अब ये पिछले 20-25 सालों में टिड्डी दल कम आए या नहीं आए, तो जो लोकस्ट के ऑफिस थे उनमें हो सकता है उपकरण खराब हो गए होंगे या काम में नहीं आए जी। अब वो लोकस्ट के ऑफिस तो भारत सरकार के अंडर में है, लेकिन इम्प्लीमेंट करना, टिड्डी आ गई उसको नियंत्रण में करना, छिड़काव करना, नॉइज को क्रिएट करना, ये सब इम्प्लीमेंटेशन पार्ट तो राज्य सरकार के पास ही रहता है जी। इसमें राज्य सरकार का बार बार ये कहना कि केंद्र सरकार का काम है, ये नहीं कहना चाहिए। देखिए टिड्डी आपके अफ्रीकन कंट्री से, ये कोई ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिससे वो पैदा हुई, उसके बाद वो ईरान आई, ईरान से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के पहले तो ज्यादा सीमावर्ती इलाके में ही जाता रहती थी। इस बार इसने भारत के कई इलाके देख लिए, मध्य प्रदेश और यूपी का कुछ पार्ट भी देख लिया, तो दिल्ली तक भी पहुंची। ये टिड्डी का नियंत्रण करना, ये भारत सरकार ने पूरा राज्यों को पैसा दिया है। जैसे मैं राजस्थान से अभी अभी कहा कि 14 करोड़ रुपए लीजिए और ये ट्रैक्टर पे आप छिड़काव करिए, क्योंकि ये दिन में तो इनका झुंड चलता है, रात में ये ठहराव करते हैं। जब रात में ठहराव करते हैं वहीं हम इनको मार सकते हैं। तो ये सारी गाइडलाइंस यहाँ केंद्र सरकार ने जारी भी की है, पैसा भी दिया एसडीआरएफ में कि आप नियंत्रण में करो, लेकिन अल्टीमेटली इंप्लीमेंटेशन का जो पार्ट है वो राज्य सरकारों पे ही रहेगा। भारत सरकार ने बहुत इसकी चिंता करके राज्य सरकार को सफिशिएंट राशि भी उपलब्ध कराई है, राज्य सरकारें भी अब लगी है, लेकिन बीच बीच में कोई न कोई मंत्री वहां का राजनीति कर लेता है। इसमें काहे की राजनीति? ये एक आपदा आई है, ये भी एक आपदा है, इसको ठीक करना है, कंट्रोल करना है, नियंत्रण में करना है। कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है तो लानी है और उसको कहीं रोकना है, यही हमारा काम है, इसी में हम लगे हुए हैं। आप सत्ता में आने से पहले प्रशासनिक सेवाएं भी दे चुके हैं और आपसे मैं जानना चाहूंगी आपके अनुभव के बारे में कि क्या फर्क और जिम्मेदारी आप देखते हैं एक नेता की या प्रशासनिक अधिकारी की। इस वक्त इन परिस्थितियों में कई जगह प्रशासन की भी खूब तारीफ हुई और जिस तरीके से लॉकडाउन का उन्होंने सख्ती से पालन कराया, क्योंकि केंद्र और राज्य की तरफ से अनाउंस किया गया कि लॉकडाउन होना चाहिए, कर्फ्यू लग गया है, इन जिलों में आपको पालन करवाना है सख्ती से, और वो चीजें हमें देखने को मिली और हमारे प्रशासनिक अधिकारियों की बदौलत ही सफलता हमें मिली है कि लॉकडाउन का सभी ने पालन भी किया है और ये लोग ड्यूटी पर 24/7 अपनी जान की परवाह किए बिना डटे भी रहे। देखिए प्रिया जी, ये निश्चित रूप से ये सही बात है कि मैं राजस्थान स्टेट में आईएएस था, लेकिन 2009 में जब से बीकानेर की जनता के आशीर्वाद से मैं एमपी बना हूं, तब मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, लेकिन दोनों में रात दिन का फर्क है। इधर आपका कैनवास बड़ा हो जाता है, आप पॉलिसी बनाने लग जाते हो, और वहां पे आप कोई पॉलिसी बनी हुई है उसको आप इंप्लीमेंट करते हो जी। सेवा का क्षेत्र भी यहाँ सार्वजनिक जीवन में बड़ा हो जाता है, लेकिन मुझे चूंकि उसका अनुभव है तो उसका लाभ मुझे सार्वजनिक जीवन में निश्चित रूप से मिलता है, ऐसा मैं मानता हूं। बिल्कुल, राजनीति के अलावा एक और चीज आपके बारे में मैं पढ़ रही थी तो पता चला कि गायन में भी आपकी खास रुचि रही है। कई धार्मिक और सामाजिक जो कार्यक्रम है उसमें आप भजनों की प्रस्तुति दे चुके हैं। राजनीति में रहते हुए अपनी इस कला के लिए आपको कितना वक्त मिल पाता है? एक आखिरी सवाल आपसे। देखिए प्रिया जी, ये मेरे बचपन का ही रुचि का विषय। स्कूल में ही मैं प्रार्थना गाने लग गया था, उसके बाद भजनों में मेरी रुचि हुई, और जैसे आपने कहा कि आपने कई वीडियो पे मेरे भजन देखे होंगे जी। मेरा ये जब क्षेत्र में रहता हूँ तो रेगुलर मेरा कार्यक्रम रहता है कि मैं रात्रिकालीन जो सत्संग होती है हमारे क्षेत्रों में,
कहीं न कहीं मैं जाता हूँ और मेरी भजनों की प्रस्तुति भी रहती है। मुझे कबीरदास जी का वो जो भजन है, चदरिया झीनी रे झीनी, ये बहुत अच्छा लगता है और कई बार मैं गुनगुनाता हूँ। कभी मौका मिलेंगे तो पूरा गा के भी आपको सुनाएंगे। तो अभी आपके पास सर मौका भी, अगर देश एक केंद्रीय मंत्री के मुख से भजन सुनना चाहे तो। अच्छा, अभी भी आप सुनाने के लिए कह रहे हो क्या? बिल्कुल। देखिए मेरा एक जो मेरी एक प्रार्थना है वो ज्यादा उपयुक्त रहती है, वो डेडिकेटेड है लाइफ के लिए। जैसे मैं उस प्रार्थना को गाता हूँ, आप थोड़ा अगर आपके पास समय है तो एक लाइन गा के सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये मैं जनता के साथ जुड़ता हूँ और मैं जुड़ता हूँ ऐसे हूँ। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब, भार तुम्हारे हाथों में। जब मैं जनता से ये कहता हूं कि मेरे जीवन का सारा भार आपके हाथ में, तो ये मेरा समर्पण का भाव है और इससे जनता कनेक्ट होती है और मुझे गाते हुए भी ठीक लगता है, जनता मेरे से जुड़ जाती है। ये भी एक राजनीतिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के लिए अच्छा रहता है। बिल्कुल, और जनता को अपनी जिम्मेदारियों का तब एहसास भी होता है कि अर्जुन राम मेघवाल को इस वक्त कहाँ स्थापित करना, और शायद वही प्यार और आशीर्वाद है और इन्हीं भजनों का चमत्कार है जिसे सीधे तौर पे आप जनता के सामने खुद को रख पाते हैं, अपनी बातों को भजनों के माध्यम से रख पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी आपका इस सेशन का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद प्रिया जी, थैंक यू। अर्थव्यवस्था हो चुकी है अनलॉक, खत्म हो चुके हैं सभी रोड ब्लॉक। मोदी सरकार 2.0 की पहली वर्षगांठ पर सबसे बड़ा ई मंच, केंद्रीय मंत्री बताएंगे देश के विकास का रोड मैप। हिंदुस्तान ईवी मार्च, डायरेक्ट विद मिनिस्टर्स। पावर्ड बाय टाइड, शानदार सफाई अब मशीन में आई। प्रस्तुतकर्ता